क्लास में अध्यापक प्रवेश करते हैं और बच्चों से कहते हैं, बच्चों बैग से सामाजिक विज्ञान की किताब निकालो, चैप्टर 2 खोलो। आज हम वो कहानी पढ़ेंगे जो भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। इस चैप्टर में एक नए राजा और उनके राज्य की कहानी को ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी है, इसमें दिल्ली की भी कहानी है। स्कूल की 7वीं क्लास में हमारे इतिहास की किताब को पढ़ाते वक्त स्कूल के टीचर लगभग कुछ ऐसी ही बातें किया करते थे, मगर ये पढ़ाया गया इतिहास बड़े होने के बाद भी याद रखना कितना मुश्किल है। इसका ताज़ा उदाहरण पृथ्वीराज चौहान का ऐतिहासिक किरदार निभाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा, दुर्भाग्य से हमारी इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं। आक्रमण करने वालों पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे खुद के राजाओं पर 2-2 लाइनें लिखी हुई हैं। हमारे राजा भी महान थे, उनकी कहानी सबके सामने लाइए। मुझे फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहानियाँ सुनाई थी, तो मुझे लगा कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी बातें हैं और हमें पता ही नहीं है। मैंने इनसे कहा भी कि ये सब सही हैं या ये सब कल्पना मात्र हैं। तो आइए हम भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रिय कहानियाँ कल्पना मात्र हैं या इसमें कुछ हकीकत भी है। शिलालेखों और इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान को लेकर क्या कुछ दर्ज है और पृथ्वीराज चौहान के किस्सों को कभी की कल्पना या हकीकत कहने वालों के तर्क आखिर हैं क्या। फिल्म, टीवी सीरियलों, दादी नानी के किस्सों या रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में संभवतः आपने पृथ्वीराज चौहान के जो कहानियां पढ़ी या देखी होंगी, वो पृथ्वीराज रासो की एक बड़ी कविता है, जिसे आदिकाल यानी 1400 के दौर की रचना माना जाता है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। साहित्य के इतिहास के इसी विकास क्रम में शुरुआती दौर को आदिकाल कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी कविता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताई गई है। इस कविता के लेखक चंदवरदाई को बताया जाता है। पृथ्वीराज रासो की कहानी कुछ यूं है। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे। सोमेश्वर की शादी दिल्ली के राजा अनंगपाल की बेटी कमला से हुई। दूसरी बेटी की शादी कन्नौज के राजा विजयपाल से हुई, जिससे जयचंद पैदा हुआ। अनंगपाल ने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया। जयचंद को बुरा लगा। बाद में जयचंद ने यज्ञ का आयोजन किया और बेटी संयोगिता का स्वयंवर रख दिया। पृथ्वीराज यज्ञ में नहीं आए। गुस्साए जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति दरवाजे पर रखवाई। संयोगिता को पहले से पृथ्वीराज ही पसंद थे। संयोगिता ने मूर्ति पर माला डालकर अपने प्रेम का इजहार किया। बाद में पृथ्वीराज आए, लड़ाई करके संयोगिता को दिल्ली ले गए। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज का ध्यान संयोगिता पर ज्यादा ही था। इस बीच मोहम्मद गौरी का हमला हुआ। पृथ्वीराज ने हरा दिया। गौरी छोड़ दिया गया। गौरी ने फिर हमला किया। पृथ्वीराज को पकड़ लिया और पकड़कर गजनी ले जाया गया। पीछे से कवि चंदवरदाई भी पहुंचे। चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण चलाकर पहले गौरी को मारा और फिर एक दूसरे को मारकर मर गए। तो ये थी पृथ्वीराज रासो की वो कहानी जो लोक कथाओं में भी शामिल है। एक बड़े तबके के लिए हकीकत भी है, पर हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वान और इतिहासकार इसको पूरी तरह सच नहीं मानते। चंदवरदाई की वो लाइनें आपने हमेशा सुनी होंगी: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। कब रचा गया पृथ्वीराज रासो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार और बड़े विद्वान थे, जिनका जन्म सन 1884 और निधन 1941 में हुआ था। अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो में दिए हुए साल यानी संवत ऐतिहासिक तत्वों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में पृथ्वीराज के दौर में इसके लिखे जाने का संदेह है। अनेक विद्वानों ने इन कारणों से पृथ्वीराज रासो को 16वीं शताब्दी यानी साल 1500 से 1600 में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो में चंगेज, तैमूर जैसे कुछ बाद के शासकों के नाम आने से ये शक और भी मजबूत होता चला जाता है। आचार्य शुक्ल के ऊपर लिखी बात को एक ऐतिहासिक तथ्य से समझते हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल सन 1177 से 1192 था। ऐसे में चंद्रवरदाई या उनके बेटों का पृथ्वीराज रासो में लगभग 200 साल के बाद
शासक तैमूर का जिक्र करना कितना संभव है। मशहूर इतिहासकार और हिंदी लेखक राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने भी पृथ्वीराज रासो को कल्पना और तथ्यों से दूर बताया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नाम का एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता है। इस पृथ्वीराज विजय की घटनाएं इतिहास के हिसाब से सटीक लगती हैं। इसमें पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी देवी लिखा है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। हांसी हरियाणा के हिसार में पड़ता है। ये जगह पृथ्वीराज चौहान के किले की वजह से भी मशहूर है। यहाँ से मिले शिलालेखों का या दान पात्र और प्राचीन सिक्के भी पृथ्वीराज रासो के लिखे साल यानी संवत से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए चंद और पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की युद्ध के बारे में संवत 1115 में यानी साल 1080 में लिखा, जबकि शिलालेख और फारसी इतिहास के मुताबिक गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध साल 1191 में हुआ था। भारतीय इतिहास की किताबों में भी यही साल मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज रासो को सही ठहराने वालों के पक्ष में जानकारों ने अपनी राय न दी हो, पर यहां पहले यह समझना जरूरी है कि शक संवत, विक्रम संवत और इंग्लिश कैलेंडर में आखिर फर्क क्या है। शक संवत इंग्लिश कैलेंडर से 78 साल पीछे और विक्रम संवत से 57 साल आगे चलता है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, बाबू श्याम सुंदर दास और डॉक्टर दशरथ शर्मा हिंदी के बड़े जानकार माने गए हैं। ये लोग पृथ्वीराज रासो को सही मानने के पक्ष में रहे हैं। पंड्या के मुताबिक पृथ्वीराज रासो में संवत का फर्क 90-91 साल के अंतर के नियम से पड़ता है और ये अंतर भूल नहीं बल्कि जानबूझकर रखा गया है। इसके पक्ष में पंड्या ने पृथ्वीराज रासो के एक दोहे का जिक्र किया है, एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद, जिसमें साक आनंद का मतलब बताया गया है शून्य और नंद यानी 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। लेकिन आचार्य शुक्ल समेत कई विद्वानों ने सवाल उठाया कि ऐसे कैसे 90 साल घटा दिए गए। आचार्य शुक्ल ने अपनी किताब में लिखा, नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनके शासनकाल को राजपूतों ने निकाल दिया। पंड्या के ऐसे तर्क सिर्फ कल्पना ही हैं, क्योंकि आज तक कहीं से भी किसी प्रचलित विक्रम संवत से कुछ साल आगे निकलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। पृथ्वीराज रासो अगर किसी समसामयिक कवि ने रचा होता तो कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते और कुछ घटनाएं तो ठीक होती। डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने संपादन में छपी किताब हिंदी साहित्य में भी इस बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो को जाली मानने वालों का एक तर्क ये भी था कि इसमें अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पर इसे ये कहकर रासो समर्थकों ने खारिज किया कि कभी चंद लाहौर के रहने वाले थे और ये इलाका मुसलमानों के प्रभाव में आ गया था, इसलिए भाषा में अरबी फारसी आना लाजमी है। इन सब के बावजूद अगर सिर्फ इतिहास के नज़रिए से देखें तो ज़्यादातर जानकारों ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो की घटनाएं इतिहास से मिलती ही नहीं हैं। संभवतः आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि फिर ये इतना बड़ा पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, कब लिखा। गौरी शंकर ओझा के मुताबिक पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत यानी साल 1543 में लिखा गया है, यानी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के 351 साल बाद। आचार्य शुक्ल ने लिखा, ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज के बेटों गोविंदराज या हरिराज के किसी वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता को लेकर कुछ लिख दिया है। इन्हीं सबको उसी दौर का मानकर रासो के नाम से ये इमारत खड़ी की गई है। भाषा के स्तर पर भी पृथ्वीराज रासो को जानकारों ने खरा नहीं माना है। कहा गया है कि कहीं कहीं इसकी भाषा आधुनिक लगती है तो कहीं प्राचीन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य और हिंदी भाषा के एक जाने माने जानकार विश्वनाथ त्रिपाठी भी हैं। उनकी किताब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं, पृथ्वीराज का रचना काल और इसका मूल स्वरूप सबसे ज्यादा विवादास्पद है। इसलिए जब डॉक्टर बूलर को पता चला कि रासो की तारीख, व्यक्तियों के नाम और घटनाएं इतिहास से मिलती नहीं हैं, तो उन्होंने इसको प्रकाशित ना करने की सिफारिश भी की थी। डॉक्टर बूलर वही शख्स थे जो 1875 में कश्मीर से जयानक भट्ट की संस्कृत में लिखी पृथ्वीराज विजय मिली थी। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान की जो कहानियां मिलती हैं वो इतिहास की तारीखों के हिसाब से हकीकत से ज़्यादा करीब लगती हैं।
पृथ्वीराज रासो को प्रचारित करने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, इतिहासकार, स्कॉलर कर्नल जेम्स टोड को भी जाता है। साल 1829 में अपनी किताब एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में जेम्स टोड ने पृथ्वीराज रासो की कहानी को शामिल किया है। साथ ही कई बार पृथ्वीराज चौहान के लिए अंतिम हिंदू शासक जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। तो आखिर पृथ्वीराज चौहान का सच है क्या? संभव है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सवालों के घेरे में है तो पृथ्वीराज चौहान का सच क्या है? अब हम आगे की कहानी में इतिहासकारों और पृथ्वीराज विजय के जरिए यही समझने की कोशिश करते हैं। मध्यकालीन भारत के एक जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र माने गए हैं। सतीश चंद्र ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में पृथ्वीराज चौहान पर लिखा था कि इस किताब के अध्याय 5 में सतीश चंद्र मिश्र ने बताया है, गुजरात के राजाओं के अधीन रह चुके चौहानों ने 10वीं सदी के अंतिम सालों में नादौल में राजधानी बसाई। इस वंश के शासक विग्रह राज ने चित्तौड़ पर कब्जा किया और अजय मेरू यानी अजमेर को बसाया। विग्रह राज ने दिल्ली का यानी दिल्ली को 1151 में तोमरों से छीन लिया। चौहान राजाओं में सबसे मशहूर पृथ्वीराज तृतीय थे, जो साल 1177 के आसपास गद्दी पर बैठे। पृथ्वीराज ने तत्काल प्रसार की नीतियां अपनाई और कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों पर जीत हासिल की। गुजरात के चालुक्य राजा के खिलाफ संघर्ष में वो सफल नहीं हुए, इसलिए गंगा घाटी की ओर मुड़ गए। सतीश चंद्र ने अपनी किताब में आगे लिखा है, पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ अभियान चलाया। यहीं से वो संघर्ष था जिसने आला और ऊदल के मशहूर 2 योद्धा वहां पर मारे गए थे। हालांकि प्रचलित कहानियों और महोबा में आज भी सुनाए जाते आला खंड में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई में ऊदल मारे गए थे, जिसका बदला लेने के लिए आला ने पृथ्वीराज चौहान से जंग लड़ी और उन्हें हराकर गुरु के कहने पर जीवन दान भी दे दिया। किताब के मुताबिक कन्नौज के जयचंद ने संघर्ष में महोबा के चंदेल राजा की मदद की थी। दिल्ली और पंजाब पर नियंत्रण के प्रयासों पर गहड़वालों ने मुकाबला किया। यही दुश्मनी बनी थी जिसके कारण पंजाब ने गजनवियों को बाहर करने के लिए राजपूत राजाओं के आपस में मेल असंभव हो पाया। ये वही जयचंद थे जिनको लेकर पृथ्वीराज रासो में कई वजहों से पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी बताई गई है। अफगानिस्तान के काबुल से करीब 400 किलोमीटर दूर एक प्रांत है गौर। यही वो जगह है जिसके नाम पर शाहबुद्दीन मोहम्मद उर्फ मुअज्जिद्दीन मोहम्मद बिन साम का नाम मोहम्मद गौरी भी कहलाया। पूरा भारत आज भी उन्हें इसी नाम से जानता है। साल 1173 में गजनी की गद्दी पर मोहम्मद गौरी बैठे। 1178 में गौरी ने रेगिस्तान के रास्ते गुजरात में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां पर शिकस्त मिली। गौरी ने तैयारी के साथ लौटकर 1190 तक लाहौर, पेशावर, सियालकोट को जीता। इधर चौहान राजाओं की ताकत लगातार बढ़ चुकी थी। वो कई आक्रमणकारी तुर्कों को मारकर या हराकर खदेड़ चुके थे। उधर वक्त 2 विस्तार पसंद राजाओं का इंतजार कर रहा था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में तराइन, जो अब करनाल हरियाणा में है, वहां पर लड़ाई होती है। ये लड़ाई तवर हिंद भटिंडा पर दोनों के दावों के चलते हुई। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने मोहम्मद गौरी की सेना तबाह कर दी गई। मोहम्मद गौरी की भी जान एक युवा खलजी सिपाही ने बचाई। पृथ्वीराज चौहान तवर हिंद की ओर बढ़े। 12 महीनों की घेराबंदी के बाद तवर हिंद पर जीत भी दर्ज की। पृथ्वीराज ने पंजाब से मोहम्मद गौरी की सेना को खदेड़ने की कोशिश नहीं की। इधर मोहम्मद गौरी दूसरी जंग की तैयारी में जुट गया। 1192 की लड़ाई भारत का इतिहास बदलने वाली थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। उसके साथ एक भारी घुड़सवार सेना और 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। इतिहासकार बताते हैं पृथ्वीराज की पिछली विजय का सिपह सलार स्कंद कहीं और युद्धतर था। जैसे ही पृथ्वीराज को गौरी के खतरे का अंदाजा हुआ, उन्होंने राजाओं से मदद मांगी। कई राजाओं ने मदद भी की, सिवाय कन्नौज के राजा जयचंद के। जयचंद के इस मौके पर मदद ना करने की वजह संयोगिता से शादी करने जैसी कहानियां नहीं थी, बल्कि दुश्मनी पुरानी थी। ऐसे में जयचंद का किनारा करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी।
पृथ्वीराज ने 3 लाख की फौज उतारी, जिसमें घुड़सवारों की संख्या ज्यादा थी। 300 हाथी थे। भारतीय सेना संख्या में ज्यादा थी, पर नेतृत्व मोहम्मद गौरी के सेना का ज्यादा बेहतर था। युद्ध में भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। युद्ध से पृथ्वीराज बच निकले, लेकिन सिरसा के पास पकड़े गए। तुर्की सेनाओं ने हांसी, सरस्वती और समाना की गढ़ियों पर कब्जा कर लिया। फिर अजमेर पर हमला करके वहां भी कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने की अनुमति भी दी गई। इस बात की गवाही देते हुए उस काल के 2 सिक्के भी हैं, जिन पर एक और तारीख है पृथ्वीराज देव लिखा है और दूसरी ओर श्री मोहम्मद साम लिखा हुआ है। सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत के पृष्ठ 68 पर लिखा हुआ है, कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज को तथाकथित षड्यंत्र के आरोप में मार डाला गया और उसकी जगह उनका बेटा गद्दी पर बैठा। कुछ वक्त बाद पृथ्वीराज के बेटे रणथंबोर चले गए और नए शक्तिशाली चौहान राज्य की नींव डाली। इस तरह दिल्ली का इलाका पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन हो गया। तराइन की लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे सरदारों के हवाले दिल्ली छोड़कर गजनी लौट गया। 1194 में फिर भारत लौटे गौरी की लड़ाई जयचंद से हुई। लगभग लड़ाई जीत चुके जयचंद की एक तीर लगने से वहीं पर मौत हो गई। इतिहास की किताब में लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम अभियान 1206 में खोखरी के खिलाफ चलाया और खून बहा दिया। लेकिन जब मोहम्मद गौरी गजनी लौट रहा था तो अब एक कट्टरपंथी मुसलमान ने गौरी को मार डाला। पृथ्वीराज चौहान की कहानी उस दौर की है जिसे हिंदी साहित्य में आदिकाल या वीर गाथा काल कहा जाता है, यानी उस दौर में जो लिखा जा रहा था और जो राजाओं की वीरता का बयान करने के लिए लिखा जा रहा था। साथ ही भारत जैसे विश्वास और मान्यताओं से भी भरी परंपराओं वाले देश में पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। पृथ्वीराज से जुड़ी कहानियों का कई अन्य दस्तावेज भी लगातार मिलते रहते हैं। फिर चाहे कश्मीर में डॉक्टर बूलर को मिली पृथ्वीराज विजय हो या फिर ताज अल मासिर, तबकात ए नासिरी, पृथ्वीराज प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, हर जगह लिखा हुआ है दस्तावेज पृथ्वीराज से जुड़ी नई कहानी बताता है। उदाहरण के लिए जैसे जैन दस्तावेज प्रबंध चिंतामणि, इसके मुताबिक पृथ्वीराज चौहान कई दिनों तक सोते रहते और आक्रमण होता तो उठाए ना उठते। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इतिहास पढ़ाने वाली प्रोफेसर सिंथिया टेलबोट ने भी द लास्ट हिंदू एम्परर किताब लिखी है। इस किताब में प्रोफेसर सिंथिया डॉक्टर बूलर को कश्मीर में मिली पृथ्वीराज विजय को हकीकत से ज्यादा करीब मानती हैं। हालांकि इसमें 1192 की हार का जिक्र नहीं है, चूंकि इसका नाम ही पृथ्वीराज विजय है, तो ऐसे में इसमेमें लिखी बातें सही भी लगती है। हसन निजामी के लिखे फारसी दस्तावेज ताज अल मासिर में मोहम्मद गौरी को महान और 1191 की हार को छिपाया गया है और विद्रोह करने के कारण पृथ्वीराज की मौत को सजा सुनाने की बात लिखी गई है। अगर तथ्यों के हिसाब से देखा जाए तो फारसी दस्तावेजों में तबकात ए नासिरी सच के ज्यादा करीब है। इसके लेखक मिनहाज उस सिराज जुनैजी पढ़े लिखे परिवारों से ताल्लुक भी रखते थे, जिनको इतिहास की अच्छी समझ भी थी। मिनहाज ने गौरी की नाकामियों पर भी लिखा था और पृथ्वीराज के हाथों हार का भी इसमें जिक्र किया गया था। मिनहाज के लिखे में हांसी का जिक्र भी आता है, जहां से मिले साक्ष्य प्रमाणिक हैं और कल्पना नहीं बल्कि पूर्ण हकीकत भी हैं। प्रोफेसर सिंथिया आगे लिखती हैं, इतिहास किरदार पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उस दौर की चीज़ें कम ही बची हैं या मिल पाई हैं। लेकिन इन सब दस्तावेजों या किताबों से दूर अजमेर के पृथ्वीराज स्मारक में पृथ्वीराज चौहान की बड़ी सी मूर्ति लगी है, जिसमें उनके हाथ में तीर और धनुष हैं। वो घोड़े पर सवार निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति के नीचे खड़े लोग हाथ जोड़कर नमन करते हुए भी दिख रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर लोगों के लिए पृथ्वीराज चौहान की वही पूरी सच्ची कहानी है जो पृथ्वीराज रासो में लिखी है, या अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान में अब जो दिखाई देने वाली है। अक्षय कुमार फिल्म प्रमोशन के अपने उस इंटरव्यू में इतिहास की किताबों को फिर से लिखने और बैलेंस करने की शिक्षा मंत्री से अपील भी करते हुए नजर आए हैं।
साथ ही अक्षय कुमार एक इंटरव्यू में डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान के 18 साल तक किए गए होमवर्क की तारीफ भी करते हैं। अक्षय कहते हैं, मुझे तो कई लोगों ने कहा कि होमवर्क काफ़ी किया गया होगा। मैंने कहा कि होमवर्क में मैं क्यों करूं? इससे ऊपर अगर मैंने होमवर्क कर दिया तो मैंने तो सत्यानाश ही कर देना है। इतिहास और ऐतिहासिक नायकों से जुड़े तथ्यों को लेकर विवाद लगातार इस देश में होते रहते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इतिहास को इतिहास के आईने से ही देखा जाए, ना कि वर्तमान के मापदंडों और नैरेटिव के आधार पर। फिल्में इस देश में लगातार बनती रहती हैं। फिल्म फिक्शन का एक आईना होती हैं जो आपको सच और काल्पनिकता दोनों से रूबरू कराती हैं। पृथ्वीराज महान थे, महान शासक हैं और कई लोगों के लिए ये सच्चाई भी है। गौरी एक आक्रमणकर्ता था जिसने देश को लूटने का काम किया था। इतिहास कुछ भी कहता रहे, पृथ्वीराज रासो बहुत लोगों के लिए बहुत सी सच्चाई लेकर सामने आती है और पृथ्वीराज चौहान पर चल रहा विवाद अभी थमा नहीं है। देश में कई सारे ऐसे विवाद लगातार चलते रहते हैं और इन सब विवादों की सच्चाई देखने के लिए बने रहें नज़र टुडे के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।